ब्रिज लोडिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल एज डिमांडिंग टॉपिक ऑफ ब्रिज इंजीनियरिंग। जब मैंने अपना लास्ट वीडियो बनाया था ब्रिज इंजीनियरिंग के ऊपर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ब्रिज इंजीनियरिंग, तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ऐसे कमेंट्स आए थे कि सर ब्रिज लोडिंग पे भी वीडियो बनाइए। सो फाइनली आज मैंने आप लोगों के लिए ब्रिज लोडिंग पे भी वीडियो बनाया है। सो वेलकम टू एस्पिरेंट्स पाठशाला और मैं हूं शिशिर मजूमदार और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग, उनके कॉम्बिनेशन, उनके पर्पस, उनके फॉर्मूले, उनके इंपॉर्टेंट आउटपुट्स। और क्योंकि हम हवे में बात नहीं करते, हम प्रूफ के साथ बात करते हैं, इसलिए वीडियो की एंड में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिलेटेड टू ब्रिज लोडिंग। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक ब्रिज लोडिंग। To get the more updates of this channel, click the subscribe button and press the bell icon. जब कभी भी एक ब्रिज बनता है तो उस ब्रिज को बनाने के लिए हमें काफी अलग अलग टाइप की लोडिंग और उनके कॉम्बिनेशंस को डिजाइन करना होता है। क्यों डिजाइन करना होता है? सो दैट कि किसी भी सर्कमस्टेंसेज में वो ब्रिज फेल नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि वो कौन से लोड होते हैं या वो कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं जिन्हें हमें कंसिडर करना होता है व्हाइल डिजाइनिंग अ ब्रिज। सो बेसिकली देयर आर 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड एंड फोर्सेस जो कि हमें कंसिडर करना होता है किसी भी ब्रिज को डिजाइन करने के लिए। तो वो लोड्स कौन से होते हैं? वो होते हैं डेड लोड, वो होते हैं लाइव लोड, इंपैक्ट लोड, विंड लोड, लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, बायोंसी इफेक्ट, वाटर प्रेशर, थर्मल इफेक्ट, सिस्मिक फोर्स, अर्थ प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन स्ट्रेस। तो ऐसे कुल 12 अलग अलग टाइप के लोड हैं जिन्हें हमें ब्रिज बना कहाँ पे बन रहा है उसके अकॉर्डिंग उस ब्रिज को डिजाइन करने के लिए इन लोड्स को कंसिडर करना होता है। सो हम इन पूरे 12 टाइप के लोड्स को अलग अलग तरीके से समझेंगे कि उसके कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट आउटपुट्स है जो कि हमें पता रहना चाहिए, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। सो अगर हम बात करें सबसे पहले डेड लोड की, तो डेड लोड सभी को पता है कि होता क्या है। डेड लोड क्या होता है? डेड लोड इज नथिंग बट अ सेल्फ वेट ऑफ दैट स्ट्रक्चर। किसी भी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो उसका जो खुद का वजन होता है उसे हम कहते हैं डेड लोड। यहाँ पे हम क्योंकि ब्रिज की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे सेल्फ वेट ऑफ ब्रिज एलिमेंट्स इज कंसिडर्ड एज अ डेड लोड। ठीक है। अब वो ब्रिज एलिमेंट कौन से होते हैं? वो ब्रिज एलिमेंट होते हैं उस ब्रिज पे बनी हुई रेलिंग, उस ब्रिज पे बने हुए पैरापेट। पैरापेट मतलब लाइक ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर रोड बनेगा तो रोड के बिटुमेन, रोड के अलग अलग कोट्स का वजन, ठीक है, जो कि नॉन मूविंग है, वो सारी चीज जो कि स्टेबल है, नॉन मूविंग है, ऑल दैट एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड अंडर डेड लोड। ठीक है। अब यहां से हम एक चीज ये बोल सकते हैं कि डेड लोड ये एक ऐसा पहला लोड होता है जिसे हमें डिजाइन करते टाइम पे सबसे पहले क्या करना पड़ता है? कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है। तो डेड लोड क्लियर है यहाँ पे। अब इसी तरीके से जैसे डेड लोड होता है वैसे लाइव लोड भी होता है। अब लाइव लोड के केस में बस फर्क इतना है कि लाइव लोड में हम कौन से एलिमेंट्स को कवर करते हैं? तो हम लाइव लोड के अंदर कंसीडर करते हैं ऑल द मूविंग एलिमेंट्स। ठीक है। अब ब्रिज की बात है तो ब्रिज पे मूविंग एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? व्हीकल होगा, पेडिस्ट्रियन होंगे, ठीक है, उस पर से चलने वाले लोग होंगे। इन सब का वजन क्या होगा? लाइव लोड के अंदर में आएगा। सो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ऑल द मूविंग लोड ऑन द ब्रिज थ्रू आउट इट्स लेंथ। और मूविंग लोड कौन से होंगे? व्हीकल होंगे, पेडिस्ट्रियन होंगे। ठीक है। तो अब बात यहाँ पे ये आती कि अगर किसी ब्रिज के ऊपर में से बाइक भी जा रही है, उस ब्रिज के ऊपर में से ट्रक भी जा रहा है, उस ब्रिज के ऊपर में से ट्रैक्टर भी जा रहा है, ऐसे अलग अलग टाइप के व्हीकल्स जा रहे हैं। क्लियर है। अब क्या ये अलग अलग व्हीकल जा रहे हैं तो सब अलग अलग व्हीकल के क्या अलग अलग नॉर्म्स होंगे, या उस अलग अलग व्हीकल के क्या हमें अलग अलग लाइव लोड अलग कितना याद रखेंगे, है ना? तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए आईआरसी ने क्या किया है, आईआरसी ने इन सब व्हीकल्स को एक अलग ही इमेजिनरी व्हीकल में क्या किया है? सम अप कर दिया है। यानी जितने भी अलग अलग टाइप के कैटेगरी के व्हीकल्स होते हैं, आईआरसी ने सिंपल 2 ऐसे कैटेगरी बनाया है व्हीकल का, इमेजिनरी व्हीकल का, जिसके अंदर ये सारे व्हीकल्स क्या होते हैं? कवर हो जाते हैं। ठीक है। अब ये जो व्हीकल जो आईआरसी ने बनाया है इमेजिनरी व्हीकल, इन व्हीकल को उन्हें कैटेगराइज किया है 4 अलग अलग टाइप के लोडिंग में। कौन से वो है वो लोडिंग? वो है आईआरसी क्लास ए लोडिंग, आईआरसी क्लास ए लोडिंग, आईआरसी क्लास बी लोडिंग एंड आईआरसी 70R लोडिंग। ये जो 4 टाइप की लोडिंग है ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या मैं बोल सकता हूँ मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो इन 4 लोडिंग के ऊपर आता है। ठीक है। तो ये जो 4 टाइप की लोडिंग है ये सारी काय में आती है? लाइव लोड के अंदर आता है। अब इनको हम एक एक करके समझते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है। उस चार्ट में मैंने क्लास ए लोडिंग, क्लास ए लोडिंग, क्लास बी लोडिंग और क्लास 70R लोडिंग, इन चारों ही लोडिंग को अलग अलग डिफरेंशिएट किया है, कंपेयर किया है और उनके इंपॉर्टेंट आउटपुट्स को यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखा है। आपको क्या करना है, इस चार्ट को अच्छे से नोट कर लो, या फिर अगर आपको लगता है तो मैं इसे अपने टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा दूंगा।
ठीक है, तो वहां से आपको ये इस चीज को, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ट समझते हैं कि क्लास ए लोडिंग क्या बोलता है। तो देखो क्लास ए लोडिंग में क्या है, हमने सबसे पहले 3 पॉइंट्स कंसीडर किया है कि क्लास ए लोडिंग के अंदर में कौन से व्हीकल आएंगे, हैवी मिलिट्री व्हीकल, कौन से स्ट्रक्चर आएंगे, वो स्ट्रक्चर जो कि बने हैं नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में। और जो क्लास ए लोडिंग होता है ये चेक किया जाता है क्लास ए लोडिंग, मतलब कि क्लास ए लोडिंग से बनाया हुआ स्ट्रक्चर उसको चेक किया जाता है क्लास ए लोडिंग के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे ये सवाल पूछता है आपको कि क्लास ए लोडिंग को किस लोडिंग के साथ चेक किया जाता है, तो हमें पता है यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्लास ए लोडिंग से चेक किया जाता है। ठीक है, अब आईआरसी ने जो 2 अलग अलग टाइप के व्हीकल की बात किया था, तो वो व्हीकल है ट्रैक्ड व्हीकल और एक है व्हील्ड व्हीकल। अगर जब ट्रैक्ड व्हीकल की बात करेंगे तो हमें यहाँ डिटेल से याद रखना है ट्रैक के बारे में, जब हम व्हील्ड व्हीकल की बात करेंगे तो यहाँ हमें डिटेल से याद रखना है व्हील्ड व्हीकल के बारे में। और आप इसको किसी भी तरीके से इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, आपको ये वैल्यू याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ये वैल्यू ही पूछे जाते हैं। सपोज वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेगा कि ट्रैक्ड व्हीकल के अंदर, क्लास ए लोडिंग के अंदर ट्रैक्ड व्हीकल का पैक्ड लोड कितना होता है, ऐसे ऐसे डायरेक्ट सवाल जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लास्ट में कवर करेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो ट्रैक्ड व्हीकल के अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है क्लास ए लोडिंग के अंदर ट्रैक्ड व्हीकल का पैक्ड लोड होता है 70 टन। वो 70 टन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है 2 ट्रैक में, मतलब कितना हुआ 35 टन और 35 टन। और ये जो 2 ट्रैक होते हैं इनकी विड्थ होती है 0.8 मीटर की। ठीक है, अब ट्रैक्ड व्हीकल की लेंथ होती है 7.2 मीटर और उनके आउटर डिस्टेंस जो होता है, उसके जो 2 ट्रैक है उन ट्रैक के बीच का जो आउटर डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस होता है 2.9 मीटर। ऐसी 3 बात आपको ट्रैक्ड व्हीकल के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है आपका व्हील्ड व्हीकल। व्हील्ड व्हीकल के अंदर में भी 3 पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। मैंने कहा है कि व्हील्ड व्हीकल में हम व्हील के स्पेसिफिकेशंस को ध्यान रखेंगे। तो मैक्सिमम लोड फॉर सिंगल एक्सल, सिंगल एक्सल मतलब एक चक्के की बात हो रही है, तो एक चक्के का मैक्सिमम लोड कितना होता है 20 टन। मैक्सिमम व्हील लोड कितना होता है 6.25 टन। और नोज टू टेल स्पेसिंग बिटवीन 2 व्हीकल, मतलब जब 2 गाड़ी एक के पीछे एक है तो उन 2 गाड़ी के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 90 मीटर। तो ऐसे 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पे व्हील्ड व्हीकल के ध्यान रखना है। क्लियर है क्लास ए लोडिंग? ठीक है, अब हम मूव करेंगे क्लास ए लोडिंग में। तो क्लास ए लोडिंग की जब बात करेंगे तो यहाँ पे भी 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि हमने क्लास ए लोडिंग में देखा था, ठीक उसी तरह क्लास ए लोडिंग में कौन से व्हीकल आते हैं, हैवी कमर्शियल व्हीकल। क्लास ए लोडिंग में आ रहे थे हैवी मिलिट्री व्हीकल, क्लास ए लोडिंग में आएगा हैवी कमर्शियल व्हीकल। और वहां पे स्ट्रक्चर बना था नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में। यहाँ पे हम कौन से स्ट्रक्चर को कंसीडर करेंगे, क्लास ए लोडिंग के अंदर आते हैं परमानेंट रोड ब्रिजेस। ठीक है, यानी परमानेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि क्लास ए लोडिंग में स्ट्रक्चर और नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे, क्लास ए लोडिंग में आ जाता है वहां पे परमानेंट रोड ब्रिज और कलवर्ट, मतलब परमानेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ये आ जाती है कि क्लास ए लोडिंग जो होता है, अब देखो मिलिट्री व्हीकल की बात हो रही है, यानी क्लास ए लोडिंग की बात हो रही है, तो ये एक्सेप्शनल केस में होता है। ठीक है, यहाँ पे मिलिट्री की बात आती है, वहां पे क्लास ए लोडिंग के हिसाब से ब्रिज बनती है। लेकिन इन जनरल अगर बात करें, लाइक हमारे सिटी में बोलो या हमारे टाउन में बोलो, तो हर जगह तो मिलिट्री नहीं होता ना, तो मिलिट्री के अकॉर्डिंग ब्रिजेस बनाने का, अच्छा मिलिट्री के अकॉर्डिंग ब्रिजेस बनाने का मतलब क्या हो गया कि जैसे मिलिट्री के बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं, ठीक है, तो वहां के जो हैवी व्हीकल होते हैं, जब वो व्हीकल किसी ब्रिज में से मूव होंगे, वहां से पास होंगे, तो वो ब्रिज वहां से फेल नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो क्लास ए लोडिंग के हिसाब से बनाते हैं। सिमिलरली क्लास ए लोडिंग में हम क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं, तो देखो किसी भी सिटी के अंदर से आप देखे हो क्या कि आपकी सिटी में बड़े बड़े टैंकर्स चल रहे हैं या मिलिट्री के व्हीकल चल रहे हैं, नहीं होता ना। तो इन जनरल जो लाइव लोड या किसी ब्रिज को डिजाइन किया जाता है वो इन जनरल कौन सी इससे किया जाता है, कौन सी लोडिंग से, वो किया जाता है क्लास ए लोडिंग से। तो कभी भी अगर ऐसा स्टैंडर्ड वैल्यू अगर पूछ रहा है या स्टैंडर्ड लोडिंग अगर आपको पूछ रहा है, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड लोडिंग हम हमेशा किसको कंसिडर करते हैं, क्लास ए लोडिंग को। क्लियर है यहाँ तक? तो क्लास ए लोडिंग के अंदर 3 बात ध्यान में रखना है, एक हैवी कमर्शियल व्हीकल वाली, एक परमानेंट स्ट्रक्चर वाली, और इट इज कंसिडर्ड एज ए स्टैंडर्ड लाइव लोड ऑफ ब्रिज। ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड लोडिंग के तौर पे कंसिडर करते हैं। अब क्लास ए लोडिंग के अंदर में आपको 2, जैसे हम स्टील और आरसीसी की बात करते हैं, तो स्टील और आरसीसी में हम कैसा आईएस कोड के कुछ नॉर्म्स हमको याद रखना होता है, तो वैसे यहाँ पे भी आपको कुछ नॉर्म्स है जो ध्यान में रखना पड़ेगा क्लास ए लोडिंग के अंदर में। तो अगर जब कभी भी वो बात करेगा फुटवेज, फुटवेज मतलब क्या होता है कि फुटवेज इज नथिंग बट ए नैरो पाथ, है ना, जहां से हम चलते हैं, यानी पैदल चलने वाला जो रास्ता होता है, ठीक है, उसे कहा जाता है फुटवेज। तो जब कभी भी वो बात करेगा फुटवेज की और बोलेगा कि एक्सेसिबल ओनली टू पेडिस्ट्रियन, पेडिस्ट्रियन मतलब जो उस पर पैदल चलते हैं जो लोग, उन्हें पेडिस्ट्रियन कहा जाता है। तो जब कोई फुटवे
किसी पेडिस्ट्रियन के लिए ही एक्सेसिबल है या किसी एनिमल के लिए ही एक्सेसिबल है, मतलब कि उस फुटवे में सिर्फ या तो पेडिस्ट्रियन या तो एनिमल ही चल रहे हैं, तो उस केस में लाइव लोड हमें कितना लेना है, 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वहां पे हमें लाइव लोड कितना कंसिडर करना है, 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जब कभी भी बात आ जाती है क्राउडेड टाउन, क्राउडेड का मतलब भीड़ भाड़ वाला एरिया, ठीक है, तो ऐसा कोई टाउन जहाँ पे बहुत भीड़ है, या फिर पिलग्रिमेज सेंटर, तो पिलग्रिमेज सेंटर मतलब क्या हो गया, जहाँ पे तीर्थ विर्थ होता है, यहाँ पे मेला भरता है, जहाँ पे बहुत क्राउड है, भीड़ भाड़ वाला एरिया, वहां पे लाइव लोड कितना कंसिडर करना है, हमें वहां पे लाइव लोड कंसिडर करना है 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। क्लियर है यहाँ तक? तो फुटवेज के केस में जहां पे सिर्फ पेडिस्ट्रियन और एनिमल को एक्सेस है वहां पे 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लाइव लोड, और जहां पे क्राउडेड एरिया है वहां पे 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लाइव लोड। नेक्स्ट आता है आपका सक्सेसिव ट्रेन। तो नेक्स्ट पॉइंट ये जो आपको ध्यान में रखना है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव ट्रेन्स इज 18.4 मीटर, यानी कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए सक्सेसिव ट्रेन्स के बीच में, मतलब सक्सेसिव यानी आगे पीछे वाले, ठीक है, तो इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 18.4 मीटर होना चाहिए। तो क्लास ए लोडिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए यहाँ पे कवर। नेक्स्ट आते हैं हम क्लास बी लोडिंग पे। तो जैसे कि हमने देखा कि क्लास ए लोडिंग के अंदर स्ट्रक्चर ऑन नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे, सिमिलरली क्लास ए लोडिंग के अंदर परमानेंट स्ट्रक्चर, सिमिलरली क्लास बी के अंदर में कौन से स्ट्रक्चर आएंगे, टेम्पररी स्ट्रक्चर। तो जब भी आपको सवाल पूछा जाएगा कि टेम्पररी स्ट्रक्चर को किस लोडिंग के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, तो वहां का जवाब क्या होगा, उन्हें डिजाइन किया जाता है, टेम्पररी स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है क्लास बी लोडिंग के हिसाब से, ठीक है। इसीलिए टेम्पररी स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लास बी लोडिंग के अंदर दो ही बात ध्यान में रखना है, एक तो टेम्पररी स्ट्रक्चर, दूसरा कि यहाँ की लोडिंग को कैसी लोडिंग बोला जाता है, लाइट लोडिंग, यानी हल्का वजन होता है जिसपे, यानी काफी ज्यादा वेट नहीं आ रहा है उस ब्रिज के ऊपर में, ठीक है, तो वहां पे उसे हम डिजाइन करेंगे क्लास बी लोडिंग के हिसाब से। नेक्स्ट आता है आपका क्लास 70R लोडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्लास 70R लोडिंग ये इक्विवेलेंट माना जाता है किसके, क्लास ए लोडिंग के, मतलब कि क्लास ए लोडिंग और क्लास 70R लोडिंग ये दोनों इक्विवेलेंट माना जाता है। क्यों मानते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो जो क्लास ए लोडिंग है उसी का जो एडवांस वर्जन है या फिर उसी का जो अपडेटेड या रिवाइज्ड वर्जन है उसे कहा जाता है क्लास 70R लोडिंग। तो इस क्लास 70R लोडिंग के अंदर में जो आर दिख रहा है आपको, इस आर का मतलब होता है, आर इंडिकेट रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो आर का मतलब होता है रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन। अब रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन है तो सीधी सी चीज है कि क्लास ए लोडिंग के कुछ ना कुछ इसमें नॉर्म्स होंगे और उसमें कुछ अपडेटेड वैल्यूज होगी अलग से, ठीक है। तो अगर हम ट्रैक्ड व्हीकल की बात करें तो ट्रैक्ड व्हीकल के अंदर में सारी चीजें आपको क्लास ए लोडिंग के हिसाब से ही कंसिडर करना है। बस जो कुछ एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन है कि क्लास ए लोडिंग में ग्राउंड कॉन्टैक्ट लेंथ की बात नहीं किए थे हमने, क्लास 70R लोडिंग में ग्राउंड कॉन्टैक्ट लेंथ की बात करेंगे। तो ग्राउंड कॉन्टैक्ट लेंथ कितना होगा, ग्राउंड कॉन्टैक्ट लेंथ होगा 4.75 मीटर। लेंथ ऑफ व्हीकल कितना होगा, 7.92 मीटर। क्लास ए लोडिंग में लेंथ ऑफ व्हीकल कितना था, 7.2 मीटर, यहाँ पे कितना है 7.92 मीटर, ठीक है। और मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव व्हीकल, दो व्हीकल के बीच की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, 30 मीटर। यहाँ पे भी आपको 3 पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है क्लास 70R लोडिंग के अंदर में व्हील्ड व्हीकल। जब व्हील्ड व्हीकल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लेंथ ऑफ व्हीकल क्या बोल रहा है, 15.22 मीटर, ठीक है, और कंटेन 7 एक्सल विद टोटल लोड ऑफ 100 टन, मतलब यहाँ पे टोटल लोड कितना बोल रहा है, 100 टन की बात कर रहा है। और उस 100 टन में एडिशनल 40 टन भी हमको कंसिडर करना है। क्यों? क्योंकि 40 टन जब किसका वजन है, बोगी का। यार व्हील्ड व्हीकल मतलब क्या हो गया, एक तरीके से आप ट्रेन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पीछे आपके पास में जो है 100 टन का टोटल डिब्बों का वजन बोल दिया उसने, और उसके बाद में एडिशनल उस पर 40 टन हमको कंसिडर करना है बोगी की लोडिंग, ठीक है। तो ऐसा कुल मिला के देखो, क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो आपको ये इसी तरीके से बेस्ट यही तरीका है आपको समझाने का और आपको समझने का, ठीक है। आप भी इसको ऐसे ही समझ सकते हो। सो इससे इजी मेरे को और कुछ नहीं समझ आया आप लोग को समझाने के लिए। तो आप मेरे ख्याल से ये कंपैरिजन और ये इंपॉर्टेंट आउटपुट्स आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल स्किप मत करना। इसके सारे वैल्यूज को अच्छे से याद कर लेना, नोट डाउन कर लेना। आपको ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल कर दूंगा, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं सारे प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है तो मैं टेलीग्राम में इस चार्ट का PDF छोड़ दूंगा। नेक्स्ट आता है आपका लाइव लोड के बाद में इम्पैक्ट लोड। जैसे लाइव लोड इंपॉर्टेंट था वैसे ही हमारे लिए इम्पैक्ट लोड भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये समझते हैं इम्पैक्ट लोड होता क्या है। तो देखो, एक ब्रिज है, ठीक है। अब उस ब्रिज के अंदर जब कोई व्हीकल एंटर कर रहा है, जब कोई गाड़ी घुस रही है उस ब्रिज के अंदर में, तो
जैसे ही वो घुस रही है तो देखो, जब तक कि वो ब्रिज के अंदर, ब्रिज में है वो गाड़ी, तो उसमें लाइव लोड तो है क्योंकि वो मूव हो रहा है, तो इसका मतलब वो लोडिंग को क्या बोलेंगे हम, लाइव लोड। बट जैसे ही वो ब्रिज के अंदर में वो व्हीकल एंटर कर रहा है, तो एंटर करते साथ ही उस पॉइंट में जो लोडिंग आएगी, सडन लोडिंग आएगी, उस सडन लोडिंग को कहा जाता है इम्पैक्ट लोड। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है? जब वो व्हीकल उस ब्रिज में मूव कर रहा है तो उस व्हीकल की लोडिंग को कहा जाएगा लाइव लोड। बट जैसे ही उस ब्रिज में वो एंटर कर रहा है, एट दैट पॉइंट जो सडन लोडिंग आएगी, उस सडन लोडिंग को कहा जाएगा इम्पैक्ट लोड। ठीक है, तो अब इम्पैक्ट लोड की बात करें तो इसमें जो पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है वो ये है कि इम्पैक्ट लोड होता क्या है। इट इज ड्यू टू द सडन लोड कॉज्ड बाय द व्हीकल मूविंग ऑन द ब्रिज, जो मैंने अभी बताया आपको। नेक्स्ट ये है कि इम्पैक्ट लोड की वैल्यू को कंसीडर करने के लिए, कि हम जब कैलकुलेट करते हैं इम्पैक्ट लोड, तो इम्पैक्ट लोड को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इम्पैक्ट फैक्टर। मतलब कि इम्पैक्ट लोड की वैल्यू कहां से मिलती है, इम्पैक्ट फैक्टर से मिलती है। अब इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इम्पैक्ट फैक्टर इज नथिंग बट ए मल्टीप्लाइंग फैक्टर विच डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ व्हीकल। ये इंपॉर्टेंट है, आपको सवाल पूछता है इस पे कि इम्पैक्ट फैक्टर किस किस कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इम्पैक्ट फैक्टर डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ व्हीकल, स्पैन ऑफ ब्रिज, वेट ऑफ व्हीकल एटसेट्रा। मतलब कि अगर हम इनके रिलेशन की बात करें तो इम्पैक्ट फैक्टर बोलो या इम्पैक्ट लोड बोलो। ठीक है, तो इम्पैक्ट लोड का मतलब क्या हुआ कि इम्पैक्ट लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ व्हीकल। मतलब जितनी तेजी के साथ में कोई व्हीकल एंटर करेगा किसी ब्रिज में, उतना ज्यादा ही उस ब्रिज पे क्या होगा, उसका इम्पैक्ट होगा, उतना ज्यादा ही उसका क्या होगा, इम्पैक्ट लोड होगा। स्पीड जितनी तेजी से रहेगा, आप खुद इमेजिन कर पा रहे हो कि जितनी तेजी से कोई गाड़ी एंट्री करेगी तो उसका इम्पैक्ट उतना ज्यादा होगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं स्पैन ऑफ ब्रिज के साथ उसका रिलेशन बोलूं तो स्पैन ऑफ ब्रिज के साथ में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि किसी भी ब्रिज का स्पैन अगर बहुत बड़ा है, ठीक है, कोई अगर ब्रिज है जो कि बहुत बड़ा ब्रिज है, तो वहां पे कोई व्हीकल अगर एंट्री कर रही है तो उस व्हीकल का जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उस बड़े से ब्रिज में। ठीक है, मतलब कि अगर स्पैन बड़ा है तो इम्पैक्ट लोड कम होगा, अगर स्पैन छोटा है, ब्रिज छोटा है, तो इम्पैक्ट लोड ज्यादा होगा। तो इम्पैक्ट लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ व्हीकल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पैन ऑफ द ब्रिज। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है रिलेशन। एक चीज और आपको जो इम्पैक्ट लोड में ध्यान में रखना है वो ये है कि फुटवेज जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, तो फुटवेज आर नॉट डिजाइन फॉर इम्पैक्ट लोड। फुटवेज के लिए जब फुटवेज डिजाइन किया जाता है तो उसके लिए हमें इम्पैक्ट लोड को कंसिडर नहीं करना होता है। क्यों नहीं करना होता है? क्योंकि इम्पैक्ट लोड सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े ब्रिजेस के लिए ही कंसिडर किया जाता है, फुटवेज के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, इस पे भी आपको एमसीक्यू पूछता है कि फुटवेज के मतलब किस टाइप के ब्रिजेस के लिए इम्पैक्ट लोड को कंसिडर किया जाता है, किसके लिए नहीं किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है फुटवेज के लिए नहीं किया जाता है। अब मैंने आपको बताया कि इम्पैक्ट लोड के अंदर में इम्पैक्ट फैक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो उस इम्पैक्ट फैक्टर की क्या फॉर्मूले हैं या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट नॉर्म्स है जो कि हमें याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देखते हैं। तो इम्पैक्ट लोड के अंदर में आता है इम्पैक्ट फैक्टर। अब इम्पैक्ट फैक्टर देखो, अब पूरी कहानी जो है वो 4 टाइप के लोडिंग पे डिपेंड करेगी जो कि हमने देखा है, क्लास ए लोडिंग, क्लास ए लोडिंग, क्लास बी लोडिंग और क्लास 70R लोडिंग। ठीक है, तो इनमें से मैंने 2 कैटेगरी बनाया हूँ, क्लास ए और क्लास बी लोडिंग की, यानी कि मीडियम टाइप का है इनका लोड। ठीक है, और क्लास ए और क्लास 70R जो कि मैंने बोला था इक्विवेलेंट होते हैं, आसपास होते हैं, इसीलिए इन 2 की एक अलग कैटेगरी है और क्लास ए और क्लास बी लोडिंग की एक अलग कैटेगरी है। तो जब हम क्लास ए और क्लास बी लोडिंग की बात करेंगे तो इसके लिए इम्पैक्ट फैक्टर का फॉर्मूला कैसा होगा, देखो ये टेबल समझते हैं। टेबल में बोलता है कि ब्रिज का स्पैन, ठीक है, आपको ध्यान में क्या रखना है, 3 मीटर से लेके 45 मीटर। आपको यहाँ पे याद कैसे करोगे इसको, ठीक है, ये सबसे इजी वे में मैंने इसको सबको कट शॉर्ट करके एक टेबुलर फॉर्म में ला लिया हूँ। ये अगर आप बुक्स कंसिडर करोगे तो बुक के अंदर ये चीज पूरी थियोरेटिकल वे में है, तो थियोरेटिकल आपको समझ में भी नहीं आएगा कि वो क्या बोलना चाह रहा है। यहाँ पे हम सबसे इजी से इजी क्या हो सकता है वो देखते हैं। तो जब कभी भी हम क्लास ए और क्लास बी लोडिंग की बात करेंगे तो क्लास ए और क्लास बी लोडिंग के अंदर स्पैन हम कंसिडर करेंगे 3 मीटर से लेके 45 मीटर का। ठीक है, तो उसने नॉर्म्स दिया है 3 मीटर से 45 मीटर के लिए। अब जब ब्रिज का स्पैन होगा 3 मीटर से कम, ठीक है, ब्रिज का स्पैन होगा 3 मीटर से कम, तो वहां पे ब्रिज कौन सा कितने टाइप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक आरसी ब्रिज की और एक स्टील ब्रिज। आरसी ब्रिज मतलब क्या हो गया, वो रेनफोर्स कॉन्क्रीट ब्रिज, और स्टील ब्रिज तो पता है स्टील ब्रिज होता है। तो जब आरसी ब्रिज की बात हो रही है और अगर स्पैन 3 मीटर से कम का है तो इम्पैक्ट फैक्टर जो है, इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, एक तरीके से कांस्टेंट है ना, तो इम्पैक्ट फैक्टर का वैल्यू कितना होगा, 0.5। और जब स्टील ब्रिज की बात करेंगे और स्पैन अगर 3 मीटर से कम है तो उसकी वैल्यू होगी 0.545।
ये वैल्यूज आपको याद रखना पड़ेगा, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। कंडीशन बोल देगा आरसी ब्रिज, आपको ब्रिज का स्पैन बोल देगा 3 मीटर से कम है, लोडिंग दे देगा क्लास ए लोडिंग है, तो बताओ उसका इंपैक्ट फैक्टर कितना होगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि 0.5 होगा। ठीक है, अगर मैं 3 मीटर से 45 मीटर की बात करूं, 3 मीटर से कम के लिए क्या था, आरसी ब्रिज का 0.5, स्टील ब्रिज का 0.545, 3 मीटर से 45 मीटर के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला लेना पड़ेगा। क्यों फॉर्मूला लेना पड़ेगा, देखो फॉर्मूला क्या बोलता है आरसी ब्रिज के लिए 4.5/6 प्लस एल। एल क्या है, ब्रिज का स्पैन। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने बोला 20 मीटर ब्रिज के लिए, इस पे न्यूमेरिकल कैसे फ्रेम होगा, देखो अगर उसने बोल दिया ब्रिज का स्पैन 20 मीटर, कंडीशन दे दिया है आरसी ब्रिज, लोडिंग दे दिया है क्लास ए लोडिंग, बताओ इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ 20 मीटर बोला है तो 6 + 20 करेंगे, 4.5 डिवाइडेड बाय 6 + 20, जो वैल्यू आएगी दैट इज हमारा इंपैक्ट फैक्टर। ठीक है, सिमिलरली स्टील ब्रिज के लिए वो फॉर्मूला क्या है, 9/13.5 प्लस एल, 9/13.5 प्लस एल। अगर हम 45 मीटर के ऊपर जाते हैं, पहले हमने देखे 3 मीटर से कम, फिर देखे 3 से 45 मीटर, अब देख रहे हैं 45 मीटर के ऊपर, तो 45 मीटर के ऊपर जाते हैं तो आरसी ब्रिज के लिए इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 0.088। ठीक है, 0.088। स्टील ब्रिज के लिए हो जाएगा 0.154। तो आप यहां से एक चीज कंक्लूड कर पाओगे कि जैसे जैसे स्पैन बढ़ रहा है, जैसे जैसे स्पैन बढ़ रहा है, वैसे वैसे इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होते जा रही है, कम होते जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे स्पैन बढ़ रहा है वैसे वैसे इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हमने ये चीज स्टेटमेंट पहले ही कवर किया था कि जैसे जैसे, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्पैन बढ़ा है तो इंपैक्ट लोड कम होगा। इंपैक्ट लोड बोलो या इंपैक्ट फैक्टर बोलो, फैक्टर कम है तो ऑब्वियस है लोड भी कम होगा। तो स्पैन बढ़ रहा है इसका मतलब इंपैक्ट फैक्टर कम हो रहा है, इंपैक्ट फैक्टर कम हो रहा है इसलिए इंपैक्ट लोड भी कम होगा। इससे ये समझ में आता है कि इंपैक्ट लोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रिज का स्पैन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखे क्लास ए और क्लास बी लोडिंग को, अब हम देखेंगे क्लास ए और क्लास 70R लोडिंग। जब ये आपको सिचुएशन दी है उस केस में ब्रिज का स्पैन और उसकी वैल्यूज को, इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यूज को कैसे ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट याद हो जाएगा, कोई ऐसे बहुत टफ नहीं है। यहाँ पे जैसे हमने क्लास ए और क्लास बी लोडिंग के लिए 3 से लेके 45 मीटर की बात किया था मैंने याद रखने के लिए, अब आपको यहाँ पे याद रखना है 9 मीटर। ठीक है, सिर्फ 9 मीटर ध्यान रखना है। जब मैं बात करूंगा ब्रिज के स्पैन 9 मीटर से कम की, तो वहां पे दो केस बनते हैं, एक होता है अप टू 5 मीटर, एक होता है 5 मीटर से 9 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? जब मैं बात करूंगा 9 मीटर की, यानी 9 मीटर से कम की, तो कम के केस में दो सिचुएशन आती है, एक होती है अप टू 5 मीटर, एक होता है 5 मीटर से 9 मीटर। तो जब अप टू 5 मीटर है तब देखो ट्रैक्ड व्हील, आपको याद होगा पिछला वाला जो अपन ने लाइव लोड के अंदर में जो लोडिंग पढ़े हैं उसमें चार्ट में आपने देखे होंगे कि ट्रैक्ड व्हीकल और व्हील्ड व्हीकल ये सिर्फ और सिर्फ क्लास ए लोडिंग और क्लास 70R लोडिंग में ही था। ठीक है, तो जब कभी भी बात क्लास ए लोडिंग या क्लास 70R लोडिंग की होगी, इन दैट केस आपको ट्रैक्ड व्हीकल और व्हील्ड व्हीकल को कंसिडर करना पड़ेगा। तो जब हम बात कर रहे हैं अप टू 5 मीटर की, ठीक है, 9 मीटर से कम मतलब कहां तक, अप टू 5 मीटर। तो ट्रैक्ड व्हीकल के केस में क्या हो जाएगा, इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 0.25। ठीक है, और 5 मीटर से 9 मीटर के लिए ट्रैक्ड व्हीकल की वैल्यू हो जाएगी 0.10। ठीक है, अब व्हील्ड व्हीकल के लिए दोनों ही केस में क्या होगा 0.25। मतलब क्या हुआ इसका कि 9 मीटर से कम में दो सिचुएशन, एक है अप टू 5 मीटर, एक है 5 मीटर से 9 मीटर। जब अप टू 5 मीटर है तब ट्रैक्ड व्हीकल के केस में आ जाएगा 0.25 और व्हील्ड व्हीकल के केस में भी आ जाएगा 0.25। जब 5 मीटर से 9 मीटर है मतलब स्पैन थोड़ा सा बड़ा है, तो ट्रैक्ड व्हीकल के केस में इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू कम हो गई है, 0.10 हो गया है, बट व्हील्ड व्हीकल के केस में 0.25 ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अपन 9 मीटर से ऊपर। अभी देखे हमने 9 मीटर से कम, अब देखेंगे 9 मीटर से ऊपर। तो 9 मीटर के ऊपर अगर मान लो आपको बोला है ब्रिज का स्पैन, तो वहां पे आपका आ जाएगा आरसी ब्रिज के लिए अलग क्राइटेरिया, स्टील ब्रिज के लिए अलग क्राइटेरिया। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि 9 मीटर से कम के लिए क्यों अलग अलग नहीं था, तो ऐसा है कि 9 मीटर से कम के लिए ब्रिज कोई भी हो, आरसी ब्रिज हो या स्टील ब्रिज हो, उसके लिए आपको इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू इतनी मिलेगी, इतनी रहेगी। लेकिन जब 9 मीटर के ऊपर जाएंगे तो आरसी ब्रिज के लिए अलग हो जाएगा और स्टील ब्रिज के लिए अलग हो जाएगा। आरसी ब्रिज के लिए अप टू 40 मीटर के लिए इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू होगी 0.10 और 40 मीटर के ऊपर अगर हम जा रहे हैं तो उसको हमें वैल्यू को कंसिडर करना पड़ेगा ग्राफ से। ठीक है, ग्राफ से उसकी वैल्यू निकाली जाती है। अब आप ये मत कंफ्यूज मत हो कि ग्राफ से कैसे निकालेंगे, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमको क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं तो एमसीक्यू में आपको ये नहीं पूछेगा कि ग्राफ से वैल्यू निकाल के बताओ, वो सिर्फ बोलेगा
अगर 40 मीटर के ऊपर है तो क्या उसकी वैल्यू 0.10 होगी, 0.25 होगी या समथिंग और कोई वैल्यू दे देगा, और एक ऑप्शन बोल देगा कि नहीं उसको डिटरमाइन करेंगे हम ग्राफ से, ग्राफिकली डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि 40 मीटर से कम है और आरसी ब्रिज है तो 0.10, आरसी ब्रिज है और 40 मीटर के ऊपर है तो वहां पे हम ग्राफिकली निकालेंगे वैल्यू। सिमिलरली व्हील्ड व्हीकल के केस में वो चीज जो 40 मीटर थी अब वो यहाँ पे हो जाएगी 12 मीटर, 12 मीटर। ठीक है, तो अप टू 12 मीटर के लिए व्हील्ड व्हीकल के केस में इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू होती है 0.25, और 12 मीटर से ज्यादा के लिए इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, ग्राफिकली निकालेंगे। वैसे ही स्टील ब्रिज के केस में क्या होगा, ट्रैक्ड व्हीकल की वैल्यू हो जाएगी 0.10 और व्हील्ड व्हीकल के केस में हो जाएगा अप टू 23 मीटर के लिए 0.25 और 23 मीटर के लिए ग्राफ। मगर मतलब ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल हमारे पास स्पैन हम बात कर रहे हैं 9 मीटर की। 9 मीटर से कम के केस में अप टू 5 मीटर के लिए अलग है, 5 मीटर से 9 मीटर के लिए अलग है। 9 मीटर से ज्यादा के केस में आरसी ब्रिज के टाइम पे आ जाएगा 40 मीटर वाला क्राइटेरिया, और स्टील ब्रिज के टाइम पे आरसी ब्रिज के लिए आ जाएगा 40 मीटर तक के लिए। ठीक है, क्राइटेरिया ट्रैक्ड व्हीकल में, और व्हील्ड व्हीकल में आ जाएगा आपका 12 मीटर। सिमिलरली स्टील ब्रिज के लिए क्या हो जाएगा, नॉर्मल एक वैल्यू रहेगी, और व्हील्ड व्हीकल के लिए वो हो जाएगी आपकी 23 मीटर। तो आपको ये टेबल अच्छे से याद रखना है क्योंकि वैल्यूज आपको डायरेक्ट ही पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये हो गया पूरी कहानी इंपैक्ट लोड की। तो हमने क्या क्या देखे, डेड लोड देखे, लाइव लोड देखे, इंपैक्ट लोड देखे। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है विंड लोड। अब यहां से बाकी जो लोडिंग है वो काफी सिंपल है, जितना टफ पार्ट था, जितना कॉम्प्लिकेटेड था वो हमने स्टार्टिंग में कवर कर लिया है। इसका पीडीएफ आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसको अपने टेलीग्राम के एस्पिरेंट्स पाठशाला वाले चैनल में अवेलेबल कर दूंगा। अब बात करते हैं हम विंड लोड की। तो विंड लोड के केस में हमको क्या क्या ध्यान में रखना है। विंड लोड होता क्या है, देखो इतना तो हम सबको पता है कि जब भी कोई स्ट्रक्चर बड़ा सा होता है, मतलब लार्ज स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें विंड लोड के हिसाब से वो स्ट्रक्चर को डिजाइन करना ही होता है। ठीक है, क्योंकि हवा जो चलती है वो ऊपर चलती है, तो हवा का जो वजन होता है, हवा का विंड की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उस स्ट्रक्चर पे, वो टॉल स्ट्रक्चर्स पे होता है। तो अगर विंड लोड की बात करेंगे तो हमको ये क्लियर है कि जो शॉर्ट स्पैन के ब्रिजेस होते हैं, मतलब जो छोटे ब्रिजेस होते हैं, उनके लिए विंड लोड अगर नेग्लिजिबल होता है, मतलब उसके इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता वहां पे विंड लोड को डिजाइन करना। जब मीडियम स्पैन के ब्रिजेस की बात करेंगे तो वहां पे वो सब स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए हमको करना पड़ता है विंड लोड को कंसिडर। लेकिन जो लॉन्ग स्पैन के ब्रिजेस होते हैं वहां पे हमको विंड लोड सब स्ट्रक्चर के साथ साथ सुपर स्ट्रक्चर के लिए भी, सुपर स्ट्रक्चर मतलब ऊपर का हिस्सा, ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर मतलब ब्रिज का ऊपर का हिस्सा हमें डिजाइन करना पड़ता है विंड लोड के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, वो ये है कि विंड लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि विंड लोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। अगर आपने इससे पहले एमपीएससी के एग्जाम दिया है या फिर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर अगर कंसिडर किया है, अगर नहीं भी किया है तो हम आगे करने ही वाले हैं इस वीडियो के एंड में, लेकिन अगर किया है तो आपको आइडिया होगा अच्छा खासा कि आपको क्वेश्चंस कैसे टाइप के पूछता है। वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि विंड लोड जो है वो या तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेगा या स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी बोलेगा या बिना स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी बोलेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि विंड लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। अब नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि विंड लोड एक्ट कहां करता है। तो विंड लोड हमेशा एक्ट करेगा एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। कहां से, अबव द रोडवे, मतलब हम कहां से बात कर रहे हैं, जो रोड लेवल है उस रोड के लेवल से कहां पे एक्ट करेगा विंड लोड, 1.5 मीटर अबव। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो विंड लोड के लिए आपको ये 2 पॉइंट अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका लॉन्गिट्यूडनल फोर्स। अब लॉन्गिट्यूडनल फोर्स क्या होता है, देखो लॉन्गिट्यूडनल फोर्स वो होता है कि जब अगर हम सपोज एक बाइक लेके एक ब्रिज में एंट्री कर रहे हो, फिर बाइक बोले या कोई भी व्हीकल है, ठीक है, जब कोई व्हीकल ब्रिज में एंट्री कर रहा है और एंट्री करने के बाद में जो वो ब्रिज में आ गया है, ब्रिज में आने के बाद में वो सडनली क्या कर रहा है, एक्सिलरेशन बढ़ा दे रहा है, मतलब सडनली क्या कर रहा है, स्पीड बढ़ा दे रहा है, और उसके बाद में कभी क्या कर रहा है, सडनली वो ब्रेक लगा दे रहा है। ठीक है, जब वो व्हीकल ब्रिज में है तो व्हीकल क्या कर रहा है, सडनली स्पीड बढ़ा रहा है यानी एक्सिलरेट कर रहा है, या फिर सडनली क्या कर रहा है, ब्रेक अप्लाई कर रहा है। इन दैट केस जब वो ये चीज करेगा तो वहां पे लॉन्गिट्यूडनल फोर्स पिक्चर में आएगा। ठीक है, यानी लॉन्गिट्यूडनल फोर्स इज कॉज्ड बाय सडन ब्रेकिंग और एक्सिलरेटिंग ऑफ व्हीकल ऑन द ब्रिज। जब कोई व्हीकल ब्रिज में सडन ब्रेक लगा रहा है या सडन एक्सिलरेट कर रहा है तो वहां पे लॉन्गिट्यूडनल फोर्स आएगा। अब वो लॉन्गिट्यूडनल फोर्स कहाँ आएगा, वो लॉन्गिट्यूडनल फोर्स आएगा सब स्ट्रक्चर में। ठीक है, यानी हम रोड के ऊपर हम ब्रेक लगा रहे हैं तो वो फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, वो एक्ट होगा आपके सब स्ट्रक्चर में।
अब आईआरसी ने क्या बोला है कि लॉन्गिट्यूडनल फोर्स जब कभी भी आप कंसिडर करोगे तो इसके लिए उसने बोल दिया है एक मोटा मोटी हिसाब में आप 20% लाइव लोड का, यानी आपने जो लाइव लोड उस ब्रिज के लिए लाइव लोड जो आपने कैलकुलेट किया है तो उस लाइव लोड का 20% आपको उठा के रख देना है लॉन्गिट्यूडनल फोर्स के लिए। मतलब लाइव लोड की वैल्यू का 20% इज दी लॉन्गिट्यूडनल फोर्स। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको लॉन्गिट्यूडनल फोर्स के लिए ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहने क्या हो गया कि हमने देखे हैं, हमने 11-12 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि जब कभी भी कोई ब्रिज किसी कर्व में बन रहा है, ठीक है, जब कोई ब्रिज किसी कर्व में बन रहा है तो उस कर्व से जब कोई व्हीकल मूव हो रहा है, तो हम पढ़ते थे, ठीक है, सुपर एलिवेशन में भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब कभी भी कोई ब्रिज किसी कर्व में बन रहा है तो वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा ही आएगा। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा तो हमको क्या करना है, उस फोर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां पे अप्लाई होता है, ये अप्लाई होता है ब्रिजेस ऑन कर्व्स नीड टू बी डिजाइन फॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो भी ब्रिज कर्व्स में बन रहे हैं, ठीक है, तो उस ब्रिज को हमको डिजाइन करना पड़ेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हिसाब से। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या बोलता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला बोलता है WV²/12.7R। ये वही फॉर्मूला है जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मूला कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू WV²/12.7R। यहाँ पे W क्या है, W इज अ लाइव लोड, ठीक है, यूनिट क्या होगी उसकी, किलो न्यूटन। V क्या है, डिजाइन स्पीड, यूनिट होगी किलोमीटर पर आवर, और R इज द रेडियस ऑफ कर्व जिसकी यूनिट होगी मीटर में। अब यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, जैसे कि विंड लोड हमने देखा कि कहाँ एक्ट करता है 1.5 मीटर पे, तो वैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो ऑब्वियस है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स है और ये एक्ट कहाँ पे करेगा, ये एक्ट करेगा 1.2 मीटर, कहाँ से, अबव द लेवल ऑफ कैरियज वे, यानी वही रोडवे की बात कर रहा है, ठीक है। तो 1.2 मीटर कहाँ से वो करेगा, हॉरिजॉन्टल लोड कहाँ एक्ट करेगा, 1.2 मीटर अबव द लेवल ऑफ कैरियज वे। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर में। नेक्स्ट आता है आपका बायोंसी फोर्स। अब जहां पे वर्ड आया बायोंसी, वहां पे पानी है, ठीक है, मतलब कि जहां पानी है वहां पे बायोंसी है। तो इसका मतलब हम ये फोर्स को कौन से ब्रिज के लिए कंसिडर करेंगे, ऑब्वियस है सबमर्सिबल ब्रिज। तो सबमर्सिबल ब्रिज क्या होता है, वो ब्रिज जो कि सबमर्ज्ड हो रहा है, मतलब जो ब्रिज डूब जाता है समय पे पानी पे, जो पानी में बना हुआ ब्रिज है जो कि डूब जाता है, उसे कहा जाता है सबमर्सिबल ब्रिज, ठीक है। तो बायोंसी फोर्स कहां पे आएगा, इट इज कंसिडर्ड फॉर सबमर्सिबल ब्रिजेस। और क्या बोला है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की फॉर सब स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज ब्रिजेस सबमर्ज्ड अंडर डीप वाटर बॉडी, यानी कि जो गहरे पानी के अंदर सबमर्ज होते हैं जो बड़े बड़े ब्रिजेस के सब स्ट्रक्चर, वहां पे क्या आएगा, बायोंसी फोर्स आएगा। तो जहां पे अगर मान लो जो डेप्थ है, मतलब कि जितना पार्ट अगर सबमर्ज्ड है, सबमर्ज्ड पार्ट अगर ब्रिज का काफी ज्यादा है तो वहां पे बायोंसी फोर्स को कंसिडर करना है। और जहां पे मान लो डेप्थ कम है यानी पानी कम है तो वहां पे बायोंसी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी। क्लियर है ये बायोंसी फोर्स। नेक्स्ट आता है आपका वाटर प्रेशर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो वाटर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रिज है, ब्रिज कहाँ पे बना हुआ है, पानी में बना हुआ है, रनिंग वाटर में। बायोंसी फोर्स भी वहां पे आएगा, वहां पे वाटर प्रेशर भी आएगा, लेकिन वाटर प्रेशर कहां पे आता है, स्पेशली रनिंग वाटर के केस में। वाटर प्रेशर यानी क्या है, पानी का प्रेशर। पानी का प्रेशर कब लगेगा, जब पानी उसमें बहेगा। क्लियर है, जब कोई पानी वहां से बह रहा है तो वो क्या करेगा, करेंट्स बनाएगा, वाटर करंट। वाटर करंट का मतलब क्या है, वहां पे वेव्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, लहरें उठेगी। तो वो जो रनिंग वाटर है, उस रनिंग वाटर की वजह से वाटर करंट आएगा, वाटर करंट की वजह से वाटर प्रेशर आएगा। किस पे आएगा, सब स्ट्रक्चर के पार्ट में, फाउंडेशन के पार्ट में आएगा, क्योंकि सबमर्ज्ड पार्ट तो वही है ना। तो वाटर प्रेशर में हमको क्या ध्यान में रखना है, इट इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स ड्यू टू वाटर करंट ऑन सबमर्ज्ड पोर्शन, मतलब जितना पोर्शन पानी में डूबा हुआ है उतने पोर्शन में वाटर प्रेशर आएगा ही आएगा, अगर पानी वहां से बह रहा है तो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है वहां पे वाटर प्रेशर के लिए, वाटर प्रेशर का फॉर्मूला होता है WV²/2G। आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए देखे वैसे यहाँ पे क्या है, WV²/2G, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब P क्या है, यहाँ पे प्रेशर यूनिट है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, W है यूनिट वेट ऑफ वाटर, V है यहाँ पे वाटर करंट की वेलोसिटी, मतलब जिस वेलोसिटी के साथ में वो वाटर फ्लो हो रहा है, और G तो पता ही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है। अब यहाँ पे हमको एक और एक पॉइंट जो ध्यान में रखना है कि कई बार ये पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछता है कि वाटर प्रेशर के केस में ये बताओ कि वाटर प्रेशर मैक्सिमम कहाँ होगा। ठीक है, क्वेश्चन को पे ध्यान दो, वाटर प्रेशर मैक्सिमम कहाँ होगा। तो हमको पता है जहां पे लहरें ज्यादा होगी, जहां पे वाटर करंट ज्यादा होगा, वहां पे वाटर प्रेशर मैक्सिमम होगा। अब आप मेरे को ये बताओ कि वाटर करंट बोलो या वेव्स बोलो, ये सरफेस पे बनता है या फिर बेड लेवल में बनता है।
ऑब्वियस है सरफेस पे बनता है। तो फोर्स कॉज्ड बाय वाटर करंट आर मैक्सिमम एट द टॉप ऑफ वाटर लेवल, टॉप लेवल पे यानी पानी के सतह पे, उसके लेवल, उसके टॉप सरफेस पे वो वाटर करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसीलिए वाटर करंट क्योंकि मैक्सिमम होगा तो वहां पे वाटर फोर्स भी मैक्सिमम होगा, इसी का मतलब हुआ कि वाटर प्रेशर भी मैक्सिमम होगा। और जब कभी भी हम बात करते हैं बेड लेवल की यानी कि बॉटम लेवल की, तो वहां पे वाटर फोर्स क्या होगा, वाटर प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो फोर्स कॉज्ड बाय वाटर करंट आर मैक्सिमम एट द टॉप ऑफ वाटर लेवल एंड जीरो एट द बॉटम और बेड लेवल। क्लियर है यहां तक वाटर प्रेशर। नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पे, थर्मल फोर्सेस। अब थर्मल फोर्सेस यानी क्या हो गया, जहां थर्मल वर्ड आया वहां पे टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, जहां कहीं भी थर्मल फोर्सेस की बात कर रहे हैं वहां टेम्परेचर। और हमको पता है टेम्परेचर आया तो वहां पे बात किसकी होगी, ऑब्वियस है समर विंटर वाली बात होगी, ऑब्वियस है एक्सपांशन जॉइंट कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की बात होगी, तो कुछ नया नहीं है यहाँ पे। सो थर्मल फोर्सेज में आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान ये रखना है कि इट इज कॉज्ड ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। ठीक है, टेम्परेचर बदलेगा तो वहां पे थर्मल फोर्सेज आएंगे। अब इट इज इंड्यूस्ड स्ट्रेस जो रहेगा वो इंड्यूस्ड स्ट्रेस कहाँ पे होगा, अब देखो अगर ब्रिज में कोई मटेरियल है तो ब्रिज में मटेरियल है तो वहां पे थर्मल फोर्सेज आएगा ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। अब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, थर्मल फोर्स आ रहा है, तो उसका इफेक्ट कहां पे पड़ेगा, बेरिंग्स पे पड़ेगा और डेक जॉइंट्स पे पड़ेगा। बेरिंग्स कहां होती है पता है आपको, ठीक है, बेरिंग होती है ना गर्डर के ऊपर में होती है, अपना गर्डर के नीचे में होती है, और आपका जो फाउंडेशन जो उसके सपोर्ट जो होते हैं सपोर्ट के ऊपर में होता है। ठीक है, गर्डर्स आपके किसके ऊपर प्लेस हुए रहते हैं, बेरिंग के ऊपर में। तो जो भी टेम्परेचर की वजह से चेंजेस आएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, व्हाटएवर, ठीक है, तो ये जो भी चीजें होगी इसका फर्क कहां पड़ेगा, बेरिंग पे पड़ेगा और डेक जॉइंट्स पे पड़ेगा, यानी जॉइंट्स पे फर्क पड़ेगा और बेरिंग पे। और क्योंकि हमको पता है जॉइंट्स पे फर्क पड़ता है इसीलिए वहां पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं, एक्सपांशन जॉइंट कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, है ना। सिमिलरली तो वहां पे थर्मल फोर्सेस एक्ट करेगा। ठीक है, तो सिंस स्ट्रेसेस आर टेंसाइल इन नेचर, ये जो स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप होंगे ये स्ट्रेसेस कैसे नेचर के होते हैं, टेंसाइल नेचर के होते हैं। और इसीलिए ये चीज हमने आरसीसी में भी पढ़े, यहाँ पे कुछ नया नहीं पढ़ रहे अपन। ये जो थर्मल फोर्सेस होते हैं इनका नेचर कैसा होता है, टेंसाइल नेचर के होते हैं। इसीलिए कॉन्क्रीट फेल्स एंड क्रैक डेवलप। कॉन्क्रीट क्या होता है, टेंसाइल फोर्स नहीं ले पाता। कॉन्क्रीट इज स्ट्रॉन्ग काय में होता है, कॉन्क्रीट स्ट्रॉन्ग काय में होता है, इसमें होता है कंप्रेशन में होता है, टेंशन में नहीं होता। ठीक है, तो क्योंकि ये फोर्स टेंसाइल होता है इसीलिए कंक्रीट फेल होगा, और कंक्रीट फेल होगा इसलिए वहां पे क्रैक डेवलप होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब कभी भी अगर आपको याद होगा कि हम आरसीसी भी पढ़ते हैं तो आरसीसी में ये पॉइंट्स पढ़ते हैं हम कि कंक्रीट को अगर क्रैक से बचाना है तो हम वहां पे क्या करते हैं, स्लैब में मेन बार्स के साथ साथ हम क्या देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार देते हैं ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार का काम ही यही होता है कि वो क्या करता है, क्रैक को अवॉइड करता है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, जब अगर क्रैक डेवलप हो रहा है तो टू अवॉइड दिस क्रैक एडिशनल स्टील रेनफोर्समेंट परपेंडिकुलर टू दी मेन रेनफोर्समेंट। मेन रेनफोर्समेंट के परपेंडिकुलर में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार को प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, जस्ट लाइक स्लैब में जैसा करते हैं वैसे हमको यहाँ पे भी वही उसको प्रिंसिपल को अप्लाई करना है। नेक्स्ट आता है आपका सिस्मिक फोर्स। अब सिस्मिक फोर्स क्या होता है, सिस्मिक यानी क्या होता है, अर्थक्वेक। सिस्मिक का दूसरा ही मतलब क्या होता है, अर्थक्वेक। अब जिस जोन में अगर मान लो आपका ब्रिज बन रहा है कोई ऐसे जोन में जहां पे वो अर्थक्वेक आता है, मतलब अर्थक्वेक प्रोन जोन है, ठीक है, तो सिस्मिक फोर्स वहां पे हमको कंसीडर करना होगा। जहां पे अगर मान लो आपका ब्रिज बन रहा है कोई सिस्मिक एरिया में या फिर कोई अर्थक्वेक प्रोन एरिया में, तो वहां पे आपको सिस्मिक फोर्स को कंसीडर करना होगा। अब जब हम सिस्मिक फोर्स को कंसीडर करेंगे तो वहां पे हमको क्या क्या ध्यान में रखना है कि अगर आपका स्ट्रक्चर का वेट है ज्यादा, ठीक है, अगर आपके ब्रिज के स्ट्रक्चर का वेट है ज्यादा तो ऑब्वियस है कि वहां पे अगर अर्थक्वेक आएगा तो कल को जाके वहां पे जितना हैवी स्ट्रक्चर है तो उसमें फोर्स भी उतना ज्यादा ही अप्लाई होगा, मतलब उतना ही ज्यादा एक्सर्ट होगा किसमें, स्ट्रक्चर के ऊपर। यानी कि आपका ब्रिज जितना ज्यादा हैवी है, जितना बड़ा ब्रिज है उतना ही बड़ा उस पर फोर्स एक्ट होगा, सिस्मिक फोर्स। ठीक है, तो हमको आईआरसी ने बोला है कि जब कभी भी अगर आप ऐसी जगह में ब्रिज डिजाइन कर रहे हो तो आपको सिस्मिक फोर्स कितना कंसीडर करना है, इट शुड नॉट बी मोर देन 12% ऑफ ग्रेविटी फोर्स। जितना आप ग्रेविटी फोर्स कंसीडर कर रहे हो उसका 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए सिस्मिक फोर्स। तो आपको ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है, सवाल आपको इस पे पूछ सकता है कि कितना, तो 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन 12%। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अर्थ प्रेशर। अर्थ प्रेशर भी कोई नया टर्म नहीं है, हमने पढ़ा है जियोटेक में भी कि अर्थ प्रेशर क्या होता है कि अगर आपका ब्रिज जैसे हम पानी में बना रहे थे वैसे ही अगर आपका ब्रिज कहीं अर्थ में बन रहा है, अर्थ का मतलब क्या होता है, मिट्टी, सॉइल। ठीक है, तो अगर सॉइल के सराउंडिंग में बन रहा है तो वहां पे ऑब्वियस है कि सॉइल की वजह से वहां पे प्रेशर आएगा, उस अर्थ की वजह से वहां पे प्रेशर आएगा, जिसे हम कहते हैं अर्थ प्रेशर। ठीक है, तो इट इज कंसिडर्ड व्हेन ब्रिजेस आर सराउंडेड बाय अर्थ
और यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स ध्यान में रखना है, ठीक है। हम यहाँ पे आपको बहुत सारी थ्योरी नहीं समझा रहे, उसके लिए आपके पास ऑलरेडी बुक है और आप उस बुक से ऑलरेडी वो सारी चीजें पढ़ रहे हो। हम यहाँ पे आपके फंडे क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको वही चीज पढ़ा रहा हूँ जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है, जिसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अर्थ प्रेशर में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है कि अर्थ प्रेशर के केस में सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ एक्ट करता है। देखो, सबसे पहले आप ये बताओ कि मैंने आपको पढ़ाया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वहां पे क्या रहा था 1.5 मीटर पे एक्ट कर रहा था। नेक्स्ट हमने पढ़े विंड वाले केस में, वहां पे 1.2 मीटर में कर रहा था। वैसे ही अर्थ प्रेशर के केस में कहां पे एक्ट कर रहा है 0.42 h, h मतलब हाइट, ठीक है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर कहां पे एक्ट करेगा 0.42 h। लेकिन कूलम ने भी, अब कूलम्स लॉ पता है आपको, अर्थ प्रेशर के लिए काम किया था कूलम्स ने, रैंकाइंस ने, तो कूलम के हिसाब से उन्होंने रिकमेंड किया है 0.33 h। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो कंफ्यूजन है, 0.42 h लेना है कि 0.33 h लेना है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, अगर उसने स्टेटमेंट आपको सवाल पे, उसको भी समझता है इतना, ठीक है, वो सवाल में आपके क्वेश्चन में क्लियर मेंशन करेगा। अगर उसने कूलम के हिसाब से पूछा तो आपको 0.33 लेना है, अगर उसने कॉलम्स के हिसाब से नहीं पूछा तो आपको 0.42 ही लेना है। अगर उन्हें कूलम वर्ड यूज नहीं किया है तो वहां पे आपको 0.42 लेना है। अगर उन्होंने कूलम्स का नाम लिया है तो 0.33 h आएगा। और मिनिमम हॉरिजॉन्टल प्रेशर आपको कितना लेना होता है अर्थ प्रेशर के लिए? मिनिमम हॉरिजॉन्टल प्रेशर होता है 4.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। मिनिमम हॉरिजॉन्टल प्रेशर इन केस ऑफ अर्थ प्रेशर होता है 4.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट आता है आपका डिफॉर्मेशन स्ट्रेस, जो हमारा होता है लास्ट स्ट्रेस। जो हमने 12 फोर्सेस देखे उनमें सबसे लास्ट वाला क्या था? डिफॉर्मेशन स्ट्रेस। अब डिफॉर्मेशन स्ट्रेस क्या होता है? तो देखो, जब कभी भी मटेरियल, यानी कि मतलब क्या हुआ इसका कि जब कभी आपका ब्रिज बन रहा है तो उस ब्रिज में यूज होने वाले जो मटेरियल है, ठीक है, फिर वो क्या हो सकता है, उस ब्रिज में यूज होने वाला कंक्रीट बोलो या उस ब्रिज में यूज होने वाला स्टील बोलो या जो भी सारी चीज है, तो उन मटेरियल की प्रॉपर्टीज इंटरनली या एक्सटर्नली चेंज हो रही है। इंटरनली मतलब अंदर से, या फिर एक्सटर्नली यानी बाहर से। अगर उसकी प्रॉपर्टी, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो वहां पे डिफॉर्मेशन स्ट्रेस अपना रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो जैसे क्रीप, श्रिंकेज हम पढ़ते हैं, ये सब काय में आता है? डिफॉर्मेशन में आता है। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना, डिफॉर्म होना, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन स्ट्रेस वहां पे अपना रोल प्ले करेगा। तो आपको डिफॉर्मेशन स्ट्रेस, जब हम ब्रिज को डिजाइन करते हैं तब हमको डिफॉर्मेशन स्ट्रेस को कंसिडर करना होता है। और इसकी वैल्यू कितनी कंसिडर करते हैं अपन? कि कोई भी चीज के अगर डिफॉर्म हो रहा है, मतलब कम से कम वो कितना होना चाहिए, तो 16% से कम, मतलब इट शुड नॉट बी लेस देन 16%। 16% से ज्यादा ही होना चाहिए डिफॉर्म होने के बाद। तो इसकी वैल्यू क्या है? इट शुड नॉट बी लेस देन 16% ऑफ किसका? लाइव लोड और डेड लोड। तो लाइव लोड स्ट्रेस और डेड लोड स्ट्रेस, इसका 16% जो वैल्यू होगा उससे कम नहीं होना चाहिए डिफॉर्मेशन स्ट्रेस। तो दिस इज ऑल योर 12 टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस बोलो या फोर्स बोलो या लोड बोलो, ठीक है। हमने 12 टाइप के लोड्स देख लिए। अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि हमने इतनी सारी थ्योरी पढ़ लिए, उनके पॉइंट समझ लिए, अब उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं वो देखते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में मैं सबसे पहले कवर करूंगा 2017 का। तो 2017 में सेट सी की बात कर रहा हूं, तो सेट सी आप ओपन करके देख लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 29 पूछा था आपको, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एज्यूम टू एक्ट एट ए हाइट ऑफ ब्लैंक अबाउट द लेवल ऑफ द कैरियज वे ऑफ द ब्रिज। क्या बोल रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात किया है और उसने बोला है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां पे एक्ट करेगा, कितने हाइट पे। तो मैंने ये पॉइंट आपको ऑलरेडी वहां पे बताया हूं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां पे एक्ट करता है, तो हमको पता है 1.2 मीटर पे करता है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्लियर है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां पे होता है? 1.2 मीटर पे एक्ट करता है। हमने देखा विंड लोड कहां पे करता है? 1.5 मीटर पे करता है ना। हमने सारे चीजों को कवर किया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला था? फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ द ब्रिज फ्लोर एक्सेसिबल ओनली टू पेडिस्ट्रियन। आपको याद होगा कि मैंने बोला था उस चार्ट, जब वो चार्ट पढ़ा रहा था फुटवेज के अंदर मैंने बताया था कि एक्सेसिबल ओनली टू पेडिस्ट्रियन एंड एनिमल, और दूसरा कैटेगरी बताया था क्राउडेड एरिया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक्सेसिबल ओनली टू पेडिस्ट्रियन फॉर ऑल फुटवेज लोडिंग शुड बी, कितना होगा? हमने देखा था 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन क्या क्या दिया है? 200 kg पर मीटर स्क्वायर, 300 kg पर मीटर स्क्वायर, 400 kg पर मीटर स्क्वायर एंड 500 kg पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन की बात है, तो मैंने किलो न्यूटन में बताया था, यहाँ पे केजी में दिया है। इसका मतलब ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है। 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देखे थे, यहाँ पे क्या होता है? 400 kg पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा था, यानी देख रहे हो आप 2017 में ही उसने लोडिंग के ऊपर में 3 सवाल पूछा है आपको। मतलब
पेपर 2 में आता है ब्रिज, तो 9 क्वेश्चंस आते हैं आपको एक सब्जेक्ट में। 9 क्वेश्चंस में से सोचो लोडिंग के ऊपर में ही आपको 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, वो मतलब 1/3 पार्ट तो यहीं पे कवर कर रहा है। इसका वेटेज कितना है? 1/3 का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला उसने, क्वेश्चन नंबर 31 की ब्लैंक लोडिंग इज एडॉप्टेड ऑन ऑल रोड्स ऑन विच परमानेंट ब्रिजेस एंड कल्वर्ट्स आर कंस्ट्रक्टेड। यानी किस टाइप की लोडिंग को हम कवर करते हैं, मतलब किस टाइप की लोडिंग को एडॉप्ट करते हैं जब कभी भी परमानेंट ब्रिज बना रहे हो या कल्वर्ट बना रहे हो। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था क्लास ए लोडिंग नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे के स्ट्रक्चर, क्लास ए लोडिंग जो है वो आपके परमानेंट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे परमानेंट ब्रिजेस की बात किया तो हमको डायरेक्ट आंसर पता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में बोला है क्लास ए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, तो हमको पता है ऑप्शन 1 इज करेक्ट, आईआरसी क्लास ए। ठीक है, 2017 के बाद में नेक्स्ट को 2018 की बात करते हैं। तो 2018 में सेट सी में आपको क्वेश्चन नंबर 21 पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी कंसिडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग हाई लेवल ब्रिज फॉर बायोंसी इफेक्ट। यहाँ पे क्या बोला है उसने? हाई लेवल ब्रिज। दूसरी चीज क्या बोला है? बायोंसी इफेक्ट, मतलब बायोंसी फोर्स की बात कर रहा है। तो बायोंसी के केस में ऑप्शंस बोला है उसने फुल बायोंसी फॉर द सुपर स्ट्रक्चर, यानी इसमें से कौन सी चीज करेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी कंसिडर्ड, तो फुल बायोंसी फॉर सुपर स्ट्रक्चर। तो देखो भैया सुपर स्ट्रक्चर की बात तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमने क्या बोला था बायोंसी कहाँ पे आता है? जितना पार्ट सबमर्ज्ड होता है। ठीक है, यानी जितना पार्ट पानी में है वहां पे बायोंसी अपना रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? फुल बायोंसी फॉर सुपर स्ट्रक्चर। तो फुल बायोंसी फॉर सुपर स्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया? पूरा का पूरा सुपर स्ट्रक्चर डूबा हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं। नेक्स्ट क्या बोला है? फुल बायोंसी फॉर द एबटमेंट। फिर बोला है बायोंसी फोर्सेस, देखो कितना प्रिसाइजली बोला उसने थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड ऑप्शन की बायोंसी फोर्सेस ड्यू टू सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ सबस्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन, मतलब कि सबस्ट्रक्चर और फाउंडेशन उसमें भी कौन सा पार्ट, कितना पार्ट? सबमर्ज्ड पार्ट, यानी जितना पार्ट पानी में डूबा हुआ है सिर्फ उतनी ही जगह बायोंसी फोर्स आएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला था उसने? पार्शियल बायोंसी फॉर द सुपर स्ट्रक्चर। तो हमको तो मतलब नहीं कि फुल बायोंसी होगा कि पार्शियल होगा, ये करेक्ट हो सकता है, बट उसने थर्ड वाले में हमको प्रिसाइजली बात किया है कि जितना पानी में डूबा हुआ है सिर्फ उतने में बायोंसी आएगा। नेक्स्ट उसने 2018 में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि क्वेश्चन नंबर 27 फॉर आईआरसी क्लास ए एंड बी लोडिंग द इम्पैक्ट फैक्टर। उसने सवाल किसमें पूछा है? इम्पैक्ट फैक्टर, यानी इम्पैक्ट लोड वाली बात किया है। तो उसने कैटेगरी कौन सी बोला है? देखो क्लास ए और बी लोडिंग की बात किया है। तो फॉर आईआरसी क्लास ए एंड बी लोडिंग द इम्पैक्ट फैक्टर फॉर आरसी ब्रिजेस, मैंने आपको तभी बताया था कि वहां पे आपको सारी कंडीशन दी रहेगी कि लोडिंग कैसी है, कौन सा ब्रिज है, सब बताएगा और स्पैन कितना है। तो फॉर आरसी ब्रिजेस हैविंग स्पैन मोर देन 45 मीटर, आपको याद होगा मैंने बोला था 3 मीटर से 45 मीटर आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे उसने बोला है 3 से 45 ध्यान रखना है। उसमें अपने 3 चीज देखे थे, एक 3 से कम, 3 से 45 और 45 से ज्यादा। यहाँ पे उसने 45 से ज्यादा के लिए पूछा है। ऑप्शन दिया है 0.078, 0.088, 0.098 और 0.154। तो हमको याद है अच्छे से, अगर खैर आपका तो फर्स्ट टाइम है, इस चीज को अच्छे से आप याद कर लोगे कि आप, क्योंकि क्वेश्चन देखो ऐसे फ्रेम हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपको क्लैरिटी आती है कि जो हमने पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा है, और क्वेश्चंस भी आपको उसी टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं पेपर में। ठीक है, तो आरसी ब्रिज फॉर स्पैन मोर देन 45 मीटर, आईआरसी क्लास ए एंड बी लोडिंग के लिए इम्पैक्ट फैक्टर कितना होता है? ऑप्शन 2, दैट मीन्स 0.088। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 2019 की बात करेंगे। तो 2019 यानी पिछले साल सेट ए में पूछा था उसने क्वेश्चन नंबर 78। क्या क्वेश्चन था? वाइल डिजाइनिंग हाईवे ब्रिज, जब हाईवे ब्रिज को हम डिजाइन कर रहे हैं, द विंड लोड एक्टिंग ऑन एनी एक्सपोज्ड मूविंग लाइव लोड विल बी एज्यूम टू एक्ट एट ए हाइट ऑफ, मतलब उसने क्या बोला है, जब भी हम हाईवे में ब्रिज डिजाइन करते हैं तो विंड लोड को हम कहाँ पे, मतलब विंड लोड के केस में उसने पूछा है कि कहाँ पे एक्ट करता है वो। ठीक है, किस हाइट पे एक्ट करेगा? ऑप्शन है 1 मीटर, 1.2 मीटर, 1.5 मीटर, 1.75 मीटर। तो ये चीज भी हमने कवर कर चुका है कि विंड लोड के केस में कहाँ एक्ट करता है? 1.5 मीटर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल के केस में 1.2 मीटर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा था क्वेश्चन नंबर 80 कि फॉर आईआरसी क्लास ए लोडिंग ट्रेन द नोज टू टेल स्पेसिंग बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रेन शैल नॉट बी लेस देन। ये आपको याद होगा क्लास ए लोडिंग वाला जो चार्ट था अपना, चार्ट में क्लास ए लोडिंग में सबसे नीचे हमने देखा था फुटवेज के बाद में कि सक्सेसिव ट्रेन के केस में कितना होता है नोज टू टेल स्पेसिंग, हमने वहां पे 18.4 मीटर देखा था। यहाँ पे क्या क्या है? 12.5 मीटर, 15.5 मीटर, 17.5 मीटर और 18.5 मीटर। तो वही 18.4, 18.5 आसपास की वैल्यू है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मतलब 18.5 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इस साल भी यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा था उसने, ठीक है। तो 81 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, द विड्थ ऑफ द कैरियज वे इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक लेन, ईच लेन मीनिंग द विड्थ रिक्वायर्ड टू एकोमोडेट वन ट्रेन ऑफ ब्लैंक व्हीकल। मतलब कि उसने बोला है कि द विड्थ ऑफ द कैरियज वे इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक लेन, ठीक है, कि किसी भी कैरियज वे की विड्थ को हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक लेन, कि वो सिंगल लेन है, डबल लेन है, कैसा है, ठीक है। ईच लेन मीनिंग द विड्थ रिक्वायर्ड टू एकोमोडेट, देखो उसने पूरा शब्दों से खेला है, ठीक है, क्वेश्चन को टफ करने की कोशिश किया है। ध्यान में बस ये रखना है कि आपको स्टैंडर्ड लोडिंग, मैंने क्या बताया था, जनरली हम जो ब्रिज को डिजाइन करते हैं उसके लिए स्टैंडर्ड लोडिंग कौन सी होती है, क्लास ए लोडिंग होती है, ठीक है। उसने भी यहाँ पे वही चीज बोला है। उसने कहीं हैवी मिलिट्री व्हीकल की बात किया है क्या, नहीं किया है। उसने कहीं पे स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे ऐसा अलग से मेंशन किया है, नहीं किया है। इनफैक्ट उसने यहाँ परमानेंट भी नहीं बोला है, बट उसने इन जनरल पूछा है कि कैरियज वे के केस में ट्रैफिक लेन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी विड्थ के केस में वन ट्रेन मतलब कितने व्हीकल की बात हो रहा है, मतलब कौन से लोडिंग वाले की बात कर रहा है। ऑप्शन क्या बोला है, क्लास ए, क्लास बी लोडिंग, क्लास सी लोडिंग या क्लास 70R लोडिंग। तो हमने पता है कि हमने पढ़ा है कि स्टैंडर्ड लोडिंग क्या होता है, क्लास ए लोडिंग को बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो ये था आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट ब्रिज लोडिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए एस्पिरेंट्स पाठशाला में। गुड बाय।